और वहीं झारखंड के बोकारो में दो भैंसों की मौत पर बवाल हो गया। बोकारो में दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। बवाल में पुलिसकर्मी समेत कई लोगों के घायल होने की खबर है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। तो झारखंड के बोकारो से आई ये तस्वीरें हैं जहां पर आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़े भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। दरअसल ये दो भैंसों की मौत पर बवाल हुआ था और जमकर आपस में पथराव भी हुआ है। दो पक्षों में गाली गलौच और पथराव की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची उसके बाद फोर्स की तरफ से, पुलिस बल की तरफ से स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तीतर बीतर किया गया। तो वहीं खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश में आरोपी निखिल गुप्ता को अमेरिका की अदालत में पेश किया गया। अदालत में निखिल गुप्ता ने खुद को निर्दोष बताया। निखिल गुप्ता का चेक गणराज्य से अमेरिका में प्रत्यर्पण किया गया। पिछले साल जून में चेक गणराज्य में निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी हुई थी। तो आखिरकार कोर्ट में निखिल गुप्ता ने खुद को निर्दोष बताया है और आपको बता दें कि आज इसे कोर्ट में पेश किया गया था। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश में आरोपी है निखिल गुप्ता, जिसे अमेरिका की अदालत में पेश किया गया। अदालत में निखिल गुप्ता ने खुद को निर्दोष बताया। निखिल गुप्ता का चेक गणराज्य से अमेरिका में प्रत्यर्पण हुआ है और पिछले साल जून में चेक गणराज्य में निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी की गई थी। तो वहीं कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राधा रानी पर दिए गए विवादित बयानों का मामला फिलहाल शांत होने वाला नहीं लग रहा है। इसी बीच प्रदीप का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गोस्वामी तुलसीदास के लिए गंवार शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे संत समाज में एक बार फिर उनके प्रति नाराजगी बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। बरसाने का प्रसंग, राधा रानी पर रण। किशोरी जी के विषय होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। भिड़ गए संत। हम सब लोग आज एसएसपी साहब के यहाँ एफआईआर कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। छिड़ गई जंग। पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज देश के दो बड़े संत, जिनकी वाणी हर रोज लाखों लोग सुनते हैं, इनसे धर्म के मार्ग पर चलना सीखते हैं। लेकिन ये दोनों खुद आमने सामने हैं। प्रभु का गुण गाने वाले क्रोध से तमतमा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती दे डाली। वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। चार लोगों को रिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले। एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। प्रेमानंद जी महाराज का यह गुस्सा पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर है। एक कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि भगवान कृष्ण की रानियों में राधा जी का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के जन्म स्थान पर भी टिप्पणी की और कहा कि राधा रानी बरसाने की नहीं। इस बात से प्रेमानंद जी महाराज का गुस्सा भड़क उठा। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को क्यों जान जाएगा? प्यारोढ़ुम क्षमते न अच्छी सुखादे नाम तो ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं। पंडित प्रदीप मिश्रा को प्रेमानंद जी महाराज ने चुनौती दी। कहा कि वो न लोक के लायक रह जाएंगे न परलोक के लायक रह जाएंगे।
प्रेमानंद महाराज ने यह भी चेतावनी दी और कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाने जाकर दंडवत करें। बोलने का अधिकार पहले सीख, पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। प्रेमानंद जी महाराज के इस गुस्से का जवाब पंडित प्रदीप मिश्रा ने दिया। उन्होंने कहा कि मां राधा रानी को लेकर जो कुछ कहा था वो धार्मिक पुस्तकों के आधार पर कहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ब्रजवासियों को भ्रमित किया जा रहा है। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी मां है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से मथुरा में संत भी नाराज और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम सब लोग आज एसएसपी साहब के यहाँ एफआईआर कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने उस प्रदीप मिश्रा से कहा है कि यहाँ आकर के राधा रानी से क्षमा मांगे, अथवा हमारे साथ आकर के साक्षात करे। यदि वो अपनी बात को सिद्ध कर देगा तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा मुश्किल में पड़ गए। प्रेमानंद जी महाराज तो नाराज हैं ही, संत समाज ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर पारी कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली और साथ में कॉलेज में गोलीबारी की भी धमकी दी गई है। सुबह करीब 9 बजे कॉलेज मैनेजमेंट को मेल के जरिए यह धमकी दी गई और इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। इसके बाद पारी कॉलेज को खाली करवा करके सर्च अभियान चलाया गया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने जानकारी दी कि ईमेल मिलने की जानकारी आने के बाद एटीएस एसओजी, क्यूआरटी और बम निरोधक दस्ते को मौके पर भेजकर सर्च शुरू करवाया गया। अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु कॉलेज से नहीं मिली है। टीमें सर्च कर रही हैं। वहीं ईमेल किस आईडी से आया था, इस पर साइबर टीमें काम कर रही है। फिलहाल डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया, जांच की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा हम राकेश का रुख करेंगे। राकेश, लगातार इस तरह से स्कूलों को, कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी के ईमेल मिले हैं। पहले भी इस तरह का मेल मिला था। आज जब ये ईमेल मिला उसके बाद अब तक क्या एक्शन हुआ है? और बिल्कुल देखिए हेमंत, राजधानी जयपुर में लगातार जिस तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार यहां पर पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। इस वक्त हम पारी कॉलेज में खड़े, चूंकि जो देर रात मेल आया है, लगभग 104 संस्थानों को यह मेल भेजा गया है। चूंकि पारी कॉलेज जो है एक बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाके में यहां पर स्थित है, इसलिए यहां पर एटीएस और तमाम जो ऐसी जांच एजेंसियां हैं वो यहां पर जांच के लिए पहुंची हैं। डॉग स्क्वाड जो स्पेशलिस्ट हैं वो यहां पर आए। हमारे साथ एडिशनल एसपी नीरज पाठक हैं, जो खुद एटीएस सहित कई जांच एजेंसियों में रहे हैं और पूरी जांच उनके नेतृत्व में यहां पर चल रही है। नीरज जी, किस तरह की बात, किस तरह का मेल, क्या तथ्य अब तक सामने आए हैं? आज 18 तारीख को सुबह 2:37 पे कोई मेल पारी कॉलेज के जो ऑफिस है उसके किसी कंप्यूटर पे प्राप्त हुआ, जिसकी सूचना आज सुबह इन्होंने पुलिस को दी, जिसके बाद हमने सभी संबंधित एजेंसियों को इसके बारे में अलर्ट किया और तुरंत मौके पे आए। कॉलेज को खाली कराया गया, पूरे इलाके को कॉर्डन करके बीडीएस टीम से पूरे कॉलेज की जांच करवाई गई। एटीएस और जो भी केंद्र राज्य की एजेंसियां हैं वो भी मौके पर आई हैं
अभी तक ऐसी कोई आपत्तिजनक वस्तु कॉलेज में हमें नहीं मिली है, फिर भी एहतियात के तौर पर हमने यहाँ जवान तैनात कर रखे हैं। जिस तरीके की मेल आए हैं, अब से पहले भी कुछ मेल आए थे स्कूल कॉलेज संस्थानों में, अभी भी लगभग 104 से ज्यादा संस्थानों को भेजे गए हैं। पारी कॉलेज से आपको सूचना मिली किस तरीके से, और ये जो दहशतगर्द हैं किस तरीके से आइडेंटिफाइड किए जा रहे हैं? अभी प्रथम दृष्टया तो हॉक्स कॉल मालूम होता है, बाकी हमारी साइबर टीम इसके पीछे है और वो जो भी इसके IP एड्रेस और उससे जो भी संभव तरीके से इनका जो पता करने का प्रयास। एक सवाल है राकेश मेरा कि पहले भी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल भेजा गया था, इससे पहले एयरपोर्ट को उड़ाने का धमकी भरा ईमेल भेजा गया था, उनमें क्या कोई संदिग्ध गिरफ्तार हुआ अब तक? बिल्कुल, जिस तरीके से दहशतगर्द पहले भी स्कूल और कॉलेज एयरपोर्ट पर भी इस तरह की धमकी दे चुके हैं, जिस तरीके से मेल आती है, क्या मेल तक पहुंचने में साइबर टीम या जांच एजेंसियां पहुंची हैं? कोई अभी तक उनकी गिरफ्त में आया? अभी जांच उनके प्रयास पूरे जारी हैं, अभी तक हम अंतिम निष्कर्ष तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन जांच जारी है। बिल्कुल, देखिए हेमंत, जिस तरीके से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं और जो दहशतगर्द हैं वो अत्याधुनिक तरीके अपना करके और ये दहशत फैला रहे हैं, जांच एजेंसियां बिल्कुल। राकेश, नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल महाराष्ट्र से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने बड़ा दावा किया है अजीत पवार गुट को लेकर के। एक बार फिर से उनका बयान आया है। रोहित पवार का यह दावा है कि विधानसभा के मानसून सत्र के बाद अजीत गुट के कई विधायक शरद गुट में वापसी कर सकते हैं। रोहित पवार का यह भी दावा है कि अजीत गुट के कई विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में हैं और सभी लोग सिर्फ मानसून सत्र का इंतजार कर रहे हैं। 27 जून से महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। तो वहीं नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष जी हरि बाबू ने चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे घर हैं जो खाली पड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। एक आम इंसान के लिए घर खरीदना सपने की तरह है, लेकिन इस सपने को सच करने के लिए जेब के सामने इतनी चुनौतियां हैं कि सीमित आमदनी वाला परिवार एक घर खरीदने के लिए 100 बार सोचे। लेकिन रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जी हरि बाबू की बातों पर अगर गौर करें तो घर खरीदने की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं, क्योंकि जी हरि बाबू का दावा है देश में 1 करोड़ से ज्यादा घर खाली हैं। रियल एस्टेट का जो पैटर्न है वो ये बताता है कि बिल्डर ने खास वर्ग यानी अमीरों को टारगेट पर रखा है, जिस वजह से महंगे घर की डिमांड में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ सस्ते घरों की डिमांड तेजी से नीचे की ओर जा रही है। डेटा बताता है कि 2019 से 2023 के बीच 1.5 करोड़ रुपए से महंगे घरों की मांग में लगभग 1000% का इजाफा हुआ है। ये उछाल अमीरों और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रियल एस्टेट सेक्टर में कूदने की वजह से आया है। लेकिन सस्ते घरों की देश को ज्यादा जरूरत है, इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए इनकी मांग बढ़ाई जानी चाहिए। जी हरि बाबू के मुताबिक हैदराबाद में साल 2022 में 5300 सस्ते घर बिके, लेकिन 2023 में हैदराबाद में ही सस्ते घरों की बिक्री का आंकड़ा 3800 रह गया। Nearly 11.4 million units without anybody staying. In these almost like 80% are very quality apartment flats. बहुत अच्छा लगता, सुंदर है, सुंदर का फ्लैट्स ऐसे है। These flats, sometimes nobody is giving for rent. Reason is, one is rent control act. दावा है कि चंद लोगों के पास पैसा तेजी से बढ़ रहा है। देश की 10% आबादी के पास लगभग 63% संपत्ति इकट्ठी हो चुकी है। यह आंकड़ा 14 करोड़ लोगों का है। ज्यादातर बिल्डर इस समय इन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं। यही वजह है कि लगभग 1.14 करोड़ घर खाली पड़े हैं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जी हरि बाबू की माने तो घरों को खरीद तो रहे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इन घरों को रेंट पर भी नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ लोग घरों की तलाश में भटक रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये घर खाली पड़े हैं। निवेश के लिए खरीदे गए इन घरों का इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है, जो एक तरह का अपराध है। जी हरि बाबू की सलाह के मुताबिक ऐसे घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स 2 गुना या तिगुना कर देना चाहिए, ताकि इस संपत्ति का इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि देश की लगभग 60% आबादी घर खरीदने में सक्षम नहीं है। वो पूरी तरह से सरकारी स्कीमों पर निर्भर है। यही वजह है कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जी हरि बाबू ने सरकार को एक बेहद अहम सलाह दी है।
जिसके मुताबिक सरकार को सस्ते घरों को बनाने के लिए बिल्डर्स पर दबाव बनाना चाहिए। सस्ते घरों के लिए जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज पर भी छूट देनी चाहिए। इन बदलावों से अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में करीब 25% तक का उछाल आ सकता है। PSUs के पास बहुत सारी लैंड पड़ी है, कई बार बहुत सारी लैंड वेस्ट लैंड पड़ी है, या जो PSUs अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनकी लैंड की एबिलिटी शहरों के अंदर है, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। फिर गवर्नमेंट की लैंड बहुत ज़्यादा कई जगहों पर इलीगली अनऑक्युपाइड है, उनको भी खाली करा के अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो शहर के अंदर अगर इस टाइप की लैंड की एबिलिटी होती है तो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए सरकार को लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि विकसित भारत का विजन ऐसी ही नीतियों से साकार हो सकता है। बड़ी खबर मिल रही है जहां पर कोटा यूनिवर्सिटी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन कर कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला छात्रों ने फूंका है। राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने विश्वविद्यालय की परीक्षा फीस कम करने की मांग की है। विश्वविद्यालय की परीक्षा फीस को कम करने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जोरदार नारेबाजी करते हुए कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला छात्रों ने फूंका है। प्रदर्शनकारियों की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि विश्वविद्यालयों की फीस में इजाफा किया गया है, जिससे गांव और गरीब तबकों से आने वाले छात्र पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय की फीस कम की जाए। तो वहीं अजमेर में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर सो रही 11 साल की एक बच्ची को अज्ञात बदमाशों की ओर से अगवा किया गया था। अजमेर गंगापुर डेमो ट्रेन से में ले जाकर के उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान बदमाशों ने बच्ची के चेहरे को काट लिया। इसके साथ ही कई अन्य जगह पर भी चोट के निशान देखे गए। इसे लेकर पुलिस मेडिकल करवाने के साथ ही इस पूरे मामले में पड़ताल कर रही है। पुलिस की टीमों की तरफ से जीआरपी और आरपीएफ ने हालांकि इस बच्ची को बरामद कर लिया है, लेकिन मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया जा रहा है इस बच्ची का। इसके बाद ही अन्य स्थितियां जो है वो साफ हो पाएंगी। रात को करीब 1:45 बजे जीआरपी थाना अजमेर को सूचना प्राप्त हुई थी। कुछ मध्य प्रदेश के जायके थे जो यहाँ जियारत करने आए थे और वो रात्रि 9 बजे से ही प्लेटफॉर्म पे सो रहे थे। तो उन्होंने रात को करीब 1:30 बजे के करीब जब उनकी जाग हुई तो उन्होंने अपने बच्चों को संभाला तो एक 11-12 साल की बच्ची और 2-1 बैग उनके पास से गायब थे। उन्होंने अजमेर थाना जीआरपी थाना अजमेर को सूचना दी, जिसके बाद एसएचओ और उसकी टीम बालिका की तलाश में जुट गए। करीब 4:30 बजे के करीब बालिका को एक ट्रेन जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी थी उसके डब्बे से दस्तयाब किया और इस संबंध में बालिका के साथ मारपीट भी हुई है। तो बालिका का मेडिकल बोर्ड के द्वारा मेडिकल करवाया जा रहा है और अभियुक्त के बारे में हमको जो है महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं, उसके लिए हमने विशेष टीमें गठित कर दी है और शीघ्र ही अभियुक्त को जो है हम दस्तयाब करने में गिरफ्तार कर लेंगे। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, जहां पर रेप से आहत होकर युवती ने सुसाइड करने के मामले को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस अब दोनों आरोपियों को जेल भेज चुकी है। वहीं इस बेटी की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। अब परिवार के लोग इस मामले में अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। परिवार वालों का आरोप है कि इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मारपीट करने वाले 3 अन्य आरोपियों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। इस पूरे मामले में कोटा पुलिस शुरुआत से इस सवालों के घेरे में है, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। युवती के सुसाइड मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 3 अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। बाहर गई थी, उठे और उन्होंने देखा कि हमारी बेटी नहीं है, तो जाते ही और वो बाहर बैठा था तो उसने इसके लड़के को भी थप्पड़ लगा दी। थप्पड़ लगाने के बाद उन्होंने उनके परिजनों को कॉल करके उनको बुला लिया और ये तो आमने सामने बात करने लगे। इसी दौरान वो लड़की अंदर घर पे जाकर साकड़ लगा के और शर्म के चक्कर में वो तो ऐसा वो दूध गई, तो इसलिए